हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट 14 के बारे में। और इसका पीडीएफ जो है आप इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पर बनाया गया। सबसे पहले बता दें कि इस सेट का कट ऑफ क्या है। देखिए, इस सेट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिए गए क्योंकि पिछले जो मैंने सेट दिया था उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा आप लोगों को लग रहा था, टफ लग रहा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ किया, उसका लेवल थोड़ा सा कम किया। तो आज के इस वीडियो का जो कि सेट की बात करें तो इसमें आपको 78 जो कि जनरल और ओबीसी के लिए 78 और बाकी कैटेगरी के लिए 70+ आप रख सकते हो। तो अगर आप इतना अचीव कर लेते तो ये मान करके चलिए कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, यह किस प्रांत में स्थित है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, ये किस प्रांत में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शंस ए, यानी कि सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था उसको किस नाम से जानते हैं। उसको हम लोग कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शंस डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बात करें महाभिनिष्क्रमण, तो महाभिनिष्क्रमण जो होता है वो गृह त्याग को संबंध रखता है। और यहाँ पे बात करें महापरिनिर्वाण, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा गया, महापरिनिर्वाण का संबंध होता है उनकी मृत्यु से। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि महामस्तकाभिषेक जो होता है, महामस्तकाभिषेक ये बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला एक अभिषेक था, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो बताइए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन किसके साथ सही तरीके से सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर हम बात करें कि कार्ले गुफा मंदिर कहाँ पे पड़ता है, तो कार्ले गुफा मंदिर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किससे संबंध है, तो हीनयान, यानी कि बौद्ध धर्म के हीनयान धर्म से ये संबंध रखता है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, वो आप नाम याद रखेंगे, श्राकवयान। ठीक है, श्राकवयान भी इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन यानी कि खंडगिरी के पथरीले भवन, अगर बात करें तो इसका संबंध किससे होता है, तो खंडगिरी के पथरीले भवन का संबंध जैन धर्म से होता है, याद रखेंगे। बाघ गुफा की बात करें तो बाघ गुफा महायान धर्म से संबंध है, यानी कि महायान शाखा से संबंध है। और यहाँ भी बदामी गुफा मंदिर की बात करें तो बदामी गुफा मंदिर चालुक्य के जो पुलकेशिन प्रथम था उसने 100 मंदिर का निर्माण करा था, यानी कि बदामी जो गुफा मंदिर है ये एक 100 मंदिर है जिसको पुलकेशिन प्रथम ने निर्माण किया था, तो ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। अल हिलाल समाचार पत्र की स्टार्टिंग जो की गई थी वो किसके द्वारा स्टार्टिंग की गई थी। इसकी स्टार्टिंग की गई थी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसकी स्टार्टिंग कब से की गई थी, 1912 में की गई थी, याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय आय मिलता है वो सेवा क्षेत्र से, यानी कि थर्ड सेक्टर से ही मिलता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कि सत्य है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा सत्य होगा, क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट में कह रहा है कि भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम से अपेक्षा अधिक है। ये बिल्कुल करेक्ट है कि उत्तर से दक्षिण की, यानी कि ऊपर से अगर हम नीचे की बात करें तो इसकी लंबाई अगर बात करें कि पूरब से पश्चिम की तुलना में बिल्कुल करेक्ट है कि ये ज़्यादा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या करें कि 82 जो डिग्री 30 मिनट है, यानी कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के मानक याम्योत्तर माना जाता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट है कि इलाहाबाद के जो समीप मिर्ज़ापुर से वहाँ से ये गुजरता है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों यहाँ पे कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उड़ीसा सरकार के द्वारा व्हीलर द्वीप का नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप कब किया गया था। यह आपको बताना है कि ये नाम जो है वो कब किया गया था। व्हीलर द्वीप पहले जाना जाता था, अब इसका नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप। तो उड़ीसा के सरकार के द्वारा ये 2015 में किया गया था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है।
आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो को देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि अंडमान द्वीप समूह, जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत का ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसको सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, अंडमान द्वीप समूह में, जो कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वाला द्वीप है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी लास्ट बार इसमें कब विस्फोट हुआ था, 2005 में इसमें लास्ट में विस्फोट हुआ था, सबसे लास्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साल्ट रेंज किस देश में स्थित है। साल्ट रेंज किस देश में स्थित है। इसको नमक को भी कहा जाता है, नमक को। तो साल्ट रेंज जो पड़ता है ये पाकिस्तान में पड़ता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यह झेलम नदी से सिंधु नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसको कह सकते हैं कि सिंधु सागर का दोहाब कहलाने वाला ये क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बताइए कि नल्ला मल्ला की जो पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है। तो नल्ला मल्ला की पहाड़ी की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, देखिए यहाँ पे जो आप नल्ला मल्ला की पहाड़ी देख रहे हैं, अगर पूछ ले कि नल्ला मल्ला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भौरानी कोड़ा आप याद रखिएगा। भौरानी कोड़ा इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न हिमालय और खालिस्तान के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न हिमालय और किसके बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवालिक, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड में इसको किस नाम से जानते हैं, तो उत्तराखंड में इसको बग्याल के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको प्यार भी कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। प्यार भी कह सकते हैं या फिर इसको बग्याल भी कहा जाता है। तो ये दोनों नामों को याद रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थ्रोपोडा के शरीर में रक्त के समान कौन सा द्रव संचरित होता है। आर्थ्रोपोडा के शरीर में रक्त के समान कौन सा द्रव जो है वो संचरित होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हीमोलिम्फ कहते हैं इसको, हीमोलिम्फ कह सकते हैं, ठीक है, जो कि द्रव प्लाज्मा से ये बना होता है, क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं कि ईस्ट एक क्या है। ईस्ट आपको बताना है कि ईस्ट एक प्रकार का क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिम्फेंगियोसार्कोमा एक क्या है। लिम्फेंगियोसार्कोमा जो है वो एक प्रकार का क्या होता है। तो ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये डिजीज होता है, और ये क्या होता है कि एक घातक मुलायम उत्तक ट्यूमर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि एक ही गति के साथ एक ही दिशा में चलती हुई दो निकायों के सापेक्ष गति क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। क्या कह रहा है कि एक ही गति के साथ एक ही दिशा में चलती हुई दो निकायों के सापेक्ष की गति क्या होगी। देखिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ से एक कार इधर की जाती है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, ठीक है। एक और कार क्या कर रहा है कि इसी दिशा में यहाँ से फिर से वहीं तक, मतलब कि वही उसी दूरी को कवर करती है एक और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दोनों की स्पीड उतना ही है और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो सापेक्ष चाल के लिए क्या करते हैं, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों चालों को हम घटाते हैं। तो आप ये बताइए कि दोनों चालों को घटाएंगे तो क्या होगा, 0, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब यही कार दोनों एक दूसरे के विपरीत जाती तो वहाँ पर दोनों चालों को ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर 100 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है। क्या होगा करेक्ट आंसर। एक गेंद को लंब बलपूर्वक यानी कि लंबपूर्वक ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो आपको ये बताना है कि उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि अचर होगा। तो ऊर्जा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितने ऊर्जा पे हम लोग उसको ऊपर में फेंकते हैं क्या करता है कि पूरा जो हमारा एनर्जी है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर से हमें गति यानी कि स्थिति ऊर्जा के रूप में उसी में रहता है। तो ऊर्जा में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने वाले उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकीय हो जाता है। तेजी से चुंबकीय हो जाता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस नंबर ए राइट आंसर है, फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शंस ए विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि लिथियम से फ्लोरीन तक की आवर्त में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या आमतौर पर क्या होगी? लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक आवर्त सारणी में अगर हम बात करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी आमतौर पर क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शंस बी राइट आंसर है। दूसरी आवर्त सारणी की बात करें तो देखिए लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक की बात करें तो ये क्या है? दूसरे आवर्त सारणी में आते हैं। दूसरे आवर्त सारणी के अंतर्गत यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दूसरे आवर्त सारणी के अंतर्गत लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये सभी आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये इसमें क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो बढ़ जाती है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो जो भी तत्व होते हैं उसके बाह्यतम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क में जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया गया था नरसिंह प्रथम के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, अशोक ने समूचे भारत और सोलन में बौद्ध धर्म के प्रचार किस प्रकार किया था? समूचे भारत में और साथ ही साथ सिलोन में बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो किस प्रकार किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्म महामंत्रों को भेज करके जो कि प्रचार प्रसार किया था। निम्न में से किसे भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों मिले हैं? भारत रत्न के साथ साथ निशान ए पाकिस्तान दोनों मिले हैं और वो कौन है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया तो बहुत सही, आपने बिल्कुल सही टिक किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निशान जो पाकिस्तान होता है ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और भारत रत्न के बारे में तो आपको पता ही है कि ये भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब कब लिखी थी? ये क्वेश्चंस को हम लोगों ने कितने बार अलग अलग तरीक़ों से मैंने पूछ लिया आपके साथ, तो बताइए कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब कब लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा? फर्स्ट पब्लिश ये कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1833 का चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संलग्न करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस गुण के आधार पर एक वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है? विरामावस्था या फिर गति अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है और वो गुण कौन सा है? किस गुण के आधार पर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनर्सिया कह सकते हैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेहरू रिपोर्ट 1928 यहाँ पे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, इसे क्या कहा गया था? यानी इस कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन का जो नाम था वो क्या था? जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो पोखरण में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में, जिसको पोखरण 1 भी कहा जाता है। तो मई 1974 में हुआ था और इसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? तो 11 से 13 मई 1998 को किया गया था। ठीक है, पोखरण में ही, जिसको पोखरण 2 के नाम से जानते हैं। और इसमें जो कह सकते हैं इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? तो ऑपरेशन शक्ति। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक
नहीं होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न, बताइए कौन सा संविधान संशोधन या जो कि स्पष्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 91वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है, 2003। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपको ये थोड़ा वॉइस आ रहा होगा, क्योंकि ये फ़ैन चल रहा है। मैंने आपको स्टूडियो अपना दिखाई था कि कैसा होता है, तो बहुत गर्मी लग रही है, तो सॉरी। फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई थी, बताइए। पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए जो कमेटी बैठी थी उस किस कमेटी के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया तो आप बिल्कुल के बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंधवी समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सिंधवी समिति मैं आपको बता दूं कि 1987 में पंचायतों को आर्थिक रूप से और आत्मनिर्भर बनाने, साथ ही साथ पंचायतों को पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए इस कमेटी ने सिफारिश की थी, ये कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राक्कलन समिति संसद के किन सदन के सदस्यों को गठित की जाती है, यानी कि प्राक्कलन समिति संसद के किन सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, बताना है आपको। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य क्या होते हैं कि टोटल लोकसभा से होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भेड़ की नस्ल की पहचान करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी भेड़ की नस्ल है, क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे सभी के सभी सोनाड़ी, मालपुरी, मेरिनो और हसाली, ये चारों के चारों यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सभी भेड़ की नस्लें हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। भारत में पंचायती योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा। भारत में पंचायती योजनाओं की जो संकल्पना है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि किस देश से ये प्रभावित होकर के किया था, तो सोवियत संघ कह सकते थे, जिसको वर्तमान में हम रूस कहते हैं। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो बताइए कि 20 सूत्री कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था वो किस प्रधानमंत्री ने किया था, मूल रूप से किस प्रधानमंत्री ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। 1975 में ये 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया था। और पहली की बात करें कि इसमें पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1982, ये भी आप डेट याद रखिएगा, पहला संशोधन इसमें किया गया था। भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, भारत का इथोपिया जो है वो किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर आपने इस ऑप्शन ए को टिक किया तो बिल्कुल आप गलत है। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला जो वो अत्यधिक कुपोषण का शिकार है, यानी कि बहुत अधिक वहाँ पे कुपोषण होते हैं और इसी कारण से भारत का इथोपिया इसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादक होते हैं। किसके उपयोगी उत्पादक हैं, बताइए। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद हैं किसके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसर। और मैंने आपको बताया कि वर्तिका और वर्तिकाग्र क्या होता है। तो केसर में आपने देखा होगा कि रेड रेड कलर का जो होता है ना, लंबे लंबे इस टाइप का, तो उसी को कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, रेड कलर का होता है केसर ने आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राउउल्फिया जाति से। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सिंकोना की जाति तो आपको पता है कि सिंकोना से क्या होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों को कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उत्प्रेषण। ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक पत्रिका को लॉन्च किया था और उस पत्रिका का नाम क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुंकार, ठीक है, हुंकार।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि हुंकार कविता संग्रह किसका है, तो हुंकार कविता संग्रह की बात करें तो ये दिनकर, आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर आपको पता है, उनका था कविता संग्रह, हुंकार कविता संग्रह। लेकिन पत्रिका की बात की जाती है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो बताइए कि निम्न में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहता है कि द्रव्यमान संख्या में से अगर प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। तो अगर आप ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या में से इसके प्रोटॉनों की संख्या या फिर परमाणु संख्या घटाओगे तो निकल जाएगा, तांबा के में निकल जाएगा, नाइट्रोजन से भी निकल जाएगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो आप हाइड्रोजन आप देखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है उसका कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इसके द्रव्यमान संख्या भी 1 के बराबर होता है और इसका परमाणु संख्या भी 1 के बराबर है, 1 - 1 यानी कि 0। ठीक है, इस तरह से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? बताइए, एंगस्ट्रम जो होती है वो किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की। ऑप्शन ए विल बी अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, 1 2 3 पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है? यह एक वैधानिक अधिकार है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यह एक वैधानिक अधिकार है। सेकेंड बात करें तो ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। मौलिक अधिकार की श्रेणी में पहले था लेकिन अब ये नहीं है, तो यानी पहला भी सही है, सेकंड भी सही है। तीसरे की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया, लेकिन ये पॉइंट गलत कहा गया क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था और मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको एक कानूनी अधिकार के रूप में 300 के क अनुच्छेद में रखा गया। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बताइए कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो देखिए, लक्षद्वीप समूह पड़ता है अरब सागर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगर वहीं पे बात करें अंडमान निकोबार कहाँ पे पड़ता है, तो वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह तत्व जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है किंतु जिसका निर्माण कृत्रिम तरीकों से यानी कि सिंथेटिक तरीके से इसका बनाया जा सकता है, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है प्लूटोनियम। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, प्लूटोनियम करेक्ट आंसर होगा। उलेपी बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ है? बताइए कि उलेपी बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? उलेपी बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उलेपी बंदरगाह केरल में पड़ता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया था? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि इसको 1978 में हटाया गया था। तो आपको ये पता है कि उस वक्त जनता सरकार का शासन चल रहा था, तो यानी कि कह सकते हैं कि मोरारजी देसाई के शासनकाल में हटाया गया था। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? यानी कि रेडियोधर्मिकता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिकता की खोज की गई थी हेनरी वैगुलर के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? बताइए, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? वायुमंडलीय ओजोन की जो ऊपरी परत होती है वो निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ओजोन की जो ऊपरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? तो ओजोन क्या है? ओजोन हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक अपरूप कह सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन होता है। ओजोन यानी कि O3 जो होता है ये इसको हम ओजोन कहते हैं। तो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन के लिए किया जाता है? प्रशीतन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, प्रशीतक के रूप में हम क्या करते हैं, फ्रीगॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। फ्रीगॉन में बहुत सारे फ्रीगॉन आते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। हीलियम गैस को गुब्बारों में ही क्यों भरा जाता है। मौसम परीक्षण के लिए आपने देखा होगा कि हीलियम गैस को ही भरा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा कि ये वायु से काफ़ी हल्की होती है और ये काफ़ी जो कि अज्वलनशील होती है, यानी कि ये जल्दी से जलती नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ हम एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी जानकारी और हम जान लेते हैं यहाँ पे हीलियम के बारे में। तो देखिए, हीलियम एक प्रकार का क्या है, सबसे पहला निष्क्रिय गैस होता है या फिर उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं। और यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है कि हीलियम की खोज किसने की थी, तो ये आप याद रख सकते हैं कि पियरे जैनसेन, और साथ ही साथ इनका एक और साथी इनके थे, नॉर्मन लोकियार। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, पियरे जैनसेन रख सकते हैं और साथ में नॉर्मन लोकियार, ये दो लोगों ने मिलकर के इसकी खोज की थी हीलियम की। ठीक है, सेकेंड देखिए क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट या फिर भारी जल का प्रयोग जो कि हम लोग करते हैं विमंदक के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, काल कोठरी जिसको ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं। तो ब्लैक होल की घटना में आपको ये बताना है कि कहाँ पे हुई। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि 146 में से 123 लोग एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो घटना घटी थी कहाँ घटी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में घटी थी। ठीक है, आपको पता है कि जो हुआ क्या था कि 20 जून 1756, ठीक है, 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने जो कि 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया था और अगली सुबह 123 लोग उसी कोठरी में मृत्यु पाए गए थे। तो उसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है और इसका संबंध कलकत्ता से। संबंध की बात करें यानी कि यहाँ पे कौन था, तो नवाब सिराजुद्दौला, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कब हुआ था, तो 20 जून 1756। अगला पॉइंट देखिए, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का सीधा संबंध होता है लिपारी द्वीप कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ पे पड़ता है, तो इटली के सिसिली के उत्तर में ये स्थित है। ठीक है, इटली के पास स्थित है, याद रखेंगे, इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पे पड़ता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो क्या होगा राइट आंसर, अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय पदार्थ ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी जो संबंध होता है किससे होता है बताइए। इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच का सीधा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इजरा कप का संबंध किस खेल से है। इजरा कप का संबंध किस खेल से है बताइए। इजरा कप का संबंध पोलो से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय शिवाजी किस शैली से नृत्य से लिए प्रसिद्ध है। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तो भारतीय शिवाजी का संबंध होता है मोहिनी अट्टम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय शिवाजी का संबंध किस राज्य से, तो ये आप याद रखेगा तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला पॉइंट ये है कि निम्नलिखित में से किसने वेतन निधि सिद्धांत प्रतिपादन किया था। वेतन निधि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा JS मिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, JS मिल। क्लियर, याद रखेंगे। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक की कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं की राज्य की संज्ञा दी थी। किस इतिहासकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है KM पणिकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 की क्रांति को दबाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो ब्रिटिश सेनापति कौन था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे बताइए। वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है, विट्ठल भाई पटेल। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। जैसे पहला अगर मैं आपको बताऊं कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास का संबंध किससे है, तो इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में सी आर दास थे और महासचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू थे। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, यह किसका विचार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीगेल। ऑप्शन डी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का हमें कौन सा भाग दिखाई देता है? मैंने आपको सूर्य ग्रहण जब चंद्रग्रहण पढ़ाया था तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको सब चीज़ क्लियर कराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किरीट। ठीक है, किरीट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे ध्यान देगा हीरक वलय क्या होता है। तो देखिए मैं आपको सिंपल से भाषा में समझा देता हूँ। देखिए ये सूर्य ग्रहण मान के चलिए कि सूर्य, और इस पे कहीं पे सूर्य ग्रहण हो जाता है कुछ इस तरह से, ये काला धब्बा हो गया। जो ये भाग आप देख रहे हैं, ये सभी भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं किरीट। लेकिन कभी कभी जो क्या होता है कि जो पूर्ण ग्रहण जब लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है, पूरा भाग ये काला हो गया मान के चलिए। जब पूरे भाग काला हो जाता है तो इसके जो किनारे किनारे जो प्रकाशमय भाग दिखाई देता है, प्रकाशमय भाग जब दिखाई देता है तो उसी प्रकाशमय भाग को हम लोग कहते हैं हीरक वलय, जिसको डायमंड रिंग भी कहा जाता है। क्लियर, ये चीज़ याद रखिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? बताइए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेगनर। वेगनर कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम अल्फ्रेड वेगनर था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर टॉमस रो जो था वो एक दूत था और ये अकबर के सर दरबार में नहीं, ये जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। तो बात करें अकबर के दरबार में कौन आया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, राल्फ फिंच जो था वो अकबर के दरबार में आया था। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस तो बिल्कुल सही था, लेकिन बी जो कि गलत था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली के द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी किस युद्ध को जीतने के पश्चात? तो देखिए शेर शाह ने जो लास्ट युद्ध जीता था वो था विलग्राम का युद्ध। ठीक है, कनौज का युद्ध भी कह सकते हैं, जो कि 1540 में था, हुमायूं और इसके बीच हुआ था। तो इसी युद्ध में जीतने के पश्चात जो कि दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 1861 के तहत जो कि गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 1892, देखिए इसके तहत क्या हुआ था कि बजट पर चर्चा या फिर बजट पर बहस करने की शक्ति जो मिल गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे 1892 में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नुबियन जो मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? नुबियन मरुभूमि कह सकते हैं, मरुस्थल कह सकते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? नुबियन मरुभूमि का सीधा संबंध होता है, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूडान से। सूडान में एक और मरुस्थल है जो कि आप याद रख सकते हैं, अल गेजीरा। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, अल गेजीरा। मैंने आपको मरुस्थल से रिलेटेड भी अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में गठित पहली सरकारी जो कि समिति कौन सी थी? सहकारी समिति कौन सी थी? भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि साख समिति पहली गठित जो कि समिति थी। नेक्स्ट है, कावल और अमरबाद टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? कावल और अमरबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना में पड़ता है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाता है। टीका रोग किस में होता है? बताइए, टीका रोग जो होता है वो किस में होता है? टीका रोग का संबंध मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है।
नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 में जो समझौता हुआ था, इसको पूना समझौता के नाम से जानते हैं और इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, दिल्ली समझौता याद रखिएगा। तो 1932 में जो हुआ था इसका प्रावधान क्या था? इसका प्रावधान था ऑप्शन नंबर डी यानी कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा अफ्रीकी राज्य भूमध्य सागर की सीमा पर है? तो बताइए कि भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित अफ्रीकी देश कह सकते हैं, अफ्रीकी राज्य यहाँ पे लिखा गया, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका से वो कौन कौन से देश हैं जो कि भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हैं। एक तो अल्जीरिया होता है, मिस्र होता है और साथ ही साथ लीबिया याद रख सकते हैं, मोरक्को याद रख सकते हैं और ट्यूनीशिया याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्र और ट्यूनीशिया तो दिया गया, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे 1 और 2। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि अब्दुल लतीफ़। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अपेक्षित और बेहद छोटा था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अपेक्षित और बेहद छोटा था, यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, SN सेन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भूदेव मुखर्जी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार के विदेशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? सर्वोच्च सत्ता जो है वो सर्वोच्च रहनी चाहिए, ये बात किस रिपोर्ट में कही गई थी? ये जो बात कही गई थी वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि बटलर आयोग रिपोर्ट में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम का केंद्र है? यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो कहाँ पर मिलती हैं? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और साथ साथ अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो फिलहाल इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुद्रप्रयाग। मैंने आपको किस तरह से याद रखाया था? अमरूद मैंने आपको याद किया था कि अमरूद आप याद रखो, यानी कि अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 81 जो कि मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेच करके 20% का प्रॉफिट प्राप्त करता है, यानी कि लाभ कमाता है। यदि वह उससे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम मानते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपये था, ठीक है 100 रुपये था, ये हम CP मानते हैं। लेकिन अगर वो उसने बेचा कितना में होगा तो हम ये मानते हैं कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो उसको 120 रुपये में बेचा होगा, ठीक है, तभी तो उसके 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा उसको 120 रुपये में बेच रहा है तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर उसको दुगने दाम पर बेचे, यानी कि 120 रुपये में अगर वो बेच रहा था, अगर उसको अब उसके दुगने दाम तो 240 रुपये में बेचे तो क्या होगा? तो 240 रुपये में बेचे तो उससे कितना का प्रॉफिट होगा? तो 100 रुपये उसने खरीदा, 240 रुपये में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे अगर प्रॉफिट हम निकालें तो प्रॉफिट आप कहोगे कि 240 में से अगर 100 घटाते हैं तो 140 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है। कितने पे? तो 100 रुपये पे। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? 140/100 और गुने में 100, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 140% का उसको प्रॉफिट होगा। क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ कह रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्या, यानी कि 100 तक की विषम संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि 1, 3,
5 डॉट 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 यहाँ हमें 99 तक जाना होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 1 से लेकर के अगर 100 तक की हम बात करते हैं तो उसमें अगर विषम संख्या की बात करें तो डेफिनेटली आपको कि n बराबर 50 होगा, क्योंकि दोनों संख्या मिलाकर यानी कि सम और जो कि विषम दोनों संख्याओं मिलाकर के 100 होता है, तो उसमें 50 संख्याएं जो कि विषम संख्या होगी और 50 संख्याएं सम होंगी। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि n प्रथम प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता है, यानी कि n प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है वो n ही होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसको याद रखिएगा, n होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इनका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 50 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का योग जो दिया गया वो 210 रुपये दिया गया, और जो यहाँ पे क्रमशः लिखा गया 5, 6 और 8 के अनुपात में, यानी कि जो सिक्के हैं वो 5, 6 और 8 के अनुपात में। तो हमें बताना है कि 1 रुपये वाला सिक्के की संख्या कितनी होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या का अनुपात की बात करें तो कितना दिया गया, 5x लिखा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम सभी सिक्के को रुपये में चेंज करेंगे। 50 पैसे की सिक्के की संख्या, यानी कि अगर 50 को हम रुपये में चेंज करें तो 1/2 और 6 को 6 से गुना करना है, यानी कि 8 आना के सिक्कों की संख्या की बात करें, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की बात करें तो 6x है, यानी कि 1/2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें 25 पैसे की सिक्कों की संख्या तो 1/4, अगर क्योंकि उसको रुपये में चेंज करेंगे तो 1/4 होगा, और 1/4 और उसकी संख्या कितनी है, 8 है, यानी कि 8x अगर 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाता है। तो और इन सभी का जो योग दिया गया कितना दिया गया, 210 के बराबर है। ठीक है, अब इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 2 5 और 5 10x की वैल्यू कितना हो गया, 210, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 21 हो गया। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें से पूछा जा रहा है कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बताइए। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी, 5x थी, और 21 में अगर 5 से मैं गुना करता हूँ, 21 × 5 = 105, यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे क्या कह रहा है कि शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 20% दूध जो है निकाल करके उसके स्थान पर 20% जल डाल दिया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई तो तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध कितना होगा, हमें ये बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था, लगभग 3 या 4 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताया था। देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 है, तो ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ, हम मान करके चलते हैं कि दूध में पहले से जो मात्रा थी वो 100 लीटर थी, हम ये मान करके चलते हैं। ठीक है, इसके बनाने के लिए एक फार्मूला होता है कि अंत में जो प्रक्रिया के बाद, यानी कि जितनी भी प्रक्रिया की जाती है उनके बाद उस पात्र में कितने दूध बचेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, x × 1 - y/x के पावर में n। ठीक है, अब पावर में n का मतलब क्या हुआ कि जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है वहाँ पे n की मात्रा रखते हैं। x जो होता है वो पहले की जो मात्रा होती है दूध में मान करके हमने जो चला है 100 लीटर था, 1 यानी कि 20 जो है उसको हटाया जा रहा है, उसके स्थान पे पानी लाया, यानी कि 20 को मात्रा को चेंज किया जाता है, 20% की मात्रा को चेंज की जाती है, 100% पहले से था और ये 20% चेंज की जाती है। नीचे हम लोग क्या रखेंगे, हमारा पहले का जो इनिशियल वैल्यू था उसको रखेंगे, और ये प्रक्रिया क्या करें कि 3 बार दोहराई जाती है, यानी कि हम ऊपर में कितना लिखेंगे, 3। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 100 और ये 20 × 25 100 हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 4/5, और ये आपका 4/5 × 4/5। ठीक है, इसको करते हैं, 25 चौका 100, ये आपका हो जाता है। देखिए 4 चौका 16, 16 16 कितना होता है, 256। तो 256/5। अब मैं इसको भाग नहीं करूंगा, मुझे भाग करने में प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे मैं 2 से गुना कर लेता हूँ। ऊपर में नीचे दोनों में गुना कर लिया, क्यों किया, ताकि आपका नीचे देखिए 10 आ जाएगा तो पॉइंट बैठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऊपर में आप गुना कर सकते हो। देखिए 16 दूना 32 की 2, 2 दूना 4 आपका यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए 6 दूना 12 हो जाता है, 21 दूना 42, और यहाँ पे देखिए 256 होता है ना, सॉरी 256 होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, 25 दूना 50 और 51। यहाँ पे मैंने बोला था नीचे आपका 10 आ रहा है, तो 10 यानी कि 1 पॉइंट बैठा सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 51.2 करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB तथा CD 2 जीवाएं हैं, बिंदु P पर मिलती हैं। देखिए फिगर यहाँ पे बनाया के हम उसके ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो चलिए हम फिगर को यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हमारा कुछ इस तरह से दिया गया, एक फिगर है, यहाँ पे एक P बिंदु है
और ये कुछ इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। यानी कि दो जीवा जो है यहाँ पे एक पी बिंदु पर मिल रही हैं। पी हो गया, ए है, ये बी हो जाता है, नीचे सी और ये आपका डी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू देखिए, ये 5 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, ये 4 के बराबर है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, सी डी की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है। क्लियर। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा थ्योरम होता है और वो थ्योरम कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए उस थ्योरम को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पी बी गुने क्या लिखते हैं, ए पी ए, ठीक है। पी बी गुने पी ए लिखता हूँ। और उसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी डी गुने लिखते हैं आपका टोटल पी सी। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इतना गुने पूरा और इतना गुने पूरा, ठीक है। तो चलिए अब इन सभी के वैल्यू को हम पुट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी बी का मान यहाँ पे 3 दिया गया, लेकिन पी ए की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा। पी ए के अगर टोटल देखें, पी ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए पीडी की वैल्यू तो आपके पास 4 लिखी गई है, लेकिन पीसी की वैल्यू आपको क्या होगा, तो पीसी की वैल्यू का मतलब टोटल होगा तो 4 + x लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 + x। अब बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 इसको कटा सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाता है और 4 + x यानी x की वैल्यू 2 के बराबर है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सी डी की जो वैल्यू होगी वो कितना है, 2 आपका करेक्ट हो जाता है। 2 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि 4x = 5y दिया गया हो तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दिया गया 4x = 5y, ठीक है। और फिगर हमारे पास एक दिया गया, फिगर कुछ इस तरह से बनाया गया, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर एक लाइन पे कोई भी एक रेखा गिरती है तो उन सभी का जो योग होता है कितना होता है, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। चाहे 2 लाइन गिरे 3 लाइन गिरे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि अगर इस तरह से भी ड्रॉ किया जाए तो इन सभी की जो वैल्यू होता है वो 180 के बराबर होता है, रैखिक युग में कहा जाता है। तो x और y की वैल्यू क्या होगी, 180 के बराबर, x + y = 180 लिख सकते हैं। 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं, या तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि y के जगह पे x के रूप में पुट कर देते हैं। तो x को मैं ज्यों कहते हैं छोड़ता हूँ, y के फॉर्म में रखूंगा तो 4x/5 हो जाएगा, ठीक है। 4x/5 और 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 5 4 9 यानी कि 9x = 180, यानी कि 2 बार में ये कट जाएगा। तो देखिए ऊपर में 9x/5 = 180 हो जाता है। x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो 9 दूना 18 और ये आपका 100 डिग्री करेक्ट आ जाता है। x का वैल्यू कितना आ जाता है, जो कि ऑप्शंस हम ए को टिक करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 महिलाएं और 10 बच्चों उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 87 है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि 10 महिलाएं जो हैं, 10 वुमेन उस कार्य को 7 दिन में करती हैं, तो एक वुमेन की अगर हम बात करें तो उस काम को टोटल 70 दिन में करेंगी, है कि नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर हम आगे देखें तो 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं, यानी कि 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं। तो एक बॉयज़ की अगर हम बात करें, एक बॉयज़ होगा उस कार्य को कितना दिन में करेगा, 140 दिन में करेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों का इफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए 7 दूना 14, अगर हम 70 और 140 को टोटल हम देखें तो 140 हो जाएगा LCM, और ये आपका 70 यानी कि 70 दूना 140 और 140 एक बार में ये हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितनी, जो कि 5 महिलाएं हैं तो मैंने महिलाओं से भाग दिया यहाँ पे 5, और 10 बच्चे हैं तो मैंने 10 से यहाँ पे गुना किया, 5 महिलाएं हैं तो मैंने 5 से यहाँ पे गुना किया, क्योंकि महिलाओं में महिलाओं के साथ गुना किया और बच्चों में बच्चों के साथ गुना किया। अब ये आपका टोटल वर्क होता है, यह क्या होता है, टोटल वर्क। और आपको एक चीज़ पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया कि हमें जब टाइम निकालना होता है तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी, ठीक है, कार्य क्षमता। तो देखिए कार्य क्षमता इनका कितना है, टोटल अगर हम बात करें टोटल वर्क 140 के बराबर है, और इफिशियंसी यानी कि 5 दूना 10 यहाँ पे महिलाएं हो जाती हैं, और यहाँ पे बात करें तो 10 से कम 10 यानी कि बच्चे 10 है। तो टोटल कितना होता है, ऊपर में 140 नीचे आपका 20, यानी कि उस टोटल कार्य को 7 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे क्या करें कि 11 और 90 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभक्त है। क्वेश्चन नंबर कितना है 88, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि 11 से लेकर के 90 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल का मतलब कि इसके बाद का संख्या क्या होगा, 7 दूना 14, 1 होगा ये आपका, फिर 7 का टेबल, जो भी 7 का टेबल है वो इसका जो कि कटेगा 7 से, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28, यानी कि इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन 90 से पहले तो 13 से 91 होता है, यानी कि हमारा कहने का मतलब 12 सत्ते 84, यही सब आपका नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम इसको गिन लेते हैं कि टोटल कितना होगा। या तो आप इसको गिन सकते हो या फिर आपको ये पता है कि 12 सत्ते 84 होता है, लेकिन एक नंबर यहाँ पे नहीं है, यानी कि टोटली कितना नंबर होगा, n बराबर 11 होगा। कैसे मैंने किया, 12 सत्ते 84 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे 7 होता तो 12 सत्ते 84 होता, 12 नंबर होते। लेकिन अगर आपका ये नंबर नहीं है तो कितना होगा, 11 होगा। करेक्ट आंसर किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से लॉजिक नहीं लगाना चाहते तो आप हमारा AP वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए A हो जाता है, D आपका 7 दिया गया, और जो TN है आपका टोटल 84। चलो इसको करके एक बार बताता हूँ कि AP के थ्रू कैसे बनाते हैं। तो TN बराबर मैंने आपको क्या बताया कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। TN की जगह पे कितना रखेंगे, 84 जो कि लास्ट टर्म होता है, A हमारा 14 दिया गया, n हमें निकालना है n माइनस 1, D के जगह पे 7, क्योंकि जो डिफरेंसेस है सार्वंतर होता है उसको हम लोग डिफरेंसेस 7 लिखते हैं, क्लियर। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, ये आपका 70, और देखिए n माइनस 1 इंटू 7 को अगर नीचे भेजूंगा तो 10 हो जाएगा, और n माइनस 1 यानी कि n के जगह पे कितना हो जाएगा, 11। किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये आपका लॉजिकली था, ये आपका जो कि फॉर्मूला के बेस पे हम लोगों ने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की नौकायान कर सकता है यदि वह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने में उसे 50 मिनट का समय लगता है। तो हमें यह बताना है कि उस स्थान की दूरी क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 89 है। देखिए कहने का मतलब हम मानते हैं कि उस दूरी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक तो धारा की दिशा में चल रहा है और एक फिर उधर से वापस आ रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा में। जब धारा की दिशा में चलता है तो क्या होता है कि स्थिर जल में व्यक्ति यानी कि नाव की चाल को क्या करते हैं कि धारा के चाल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो 7.5 किलोमीटर जो कि नौकायान की यानी कि नाव की चाल थी, और प्रति की गति की यानी कि गति की जो चाल दी गई है, धारा की चाल दी गई है, वो कितना दिया गया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये कह सकते हैं 7.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम प्लस का साइन दें, क्योंकि दोनों तरफ आने और जाने का समय 50 मिनट दिया गया, इसलिए हम प्लस का साइन देंगे, और उसके विपरीत जब दिशा में आएगा तो क्या होगा कि दोनों चालों का अंतर हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें 7.5 में से अगर हम 1.5 को घटाते हैं तो कितना होगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में आपका 50 मिनट था, तो मिनट को मैं इसको घंटा में चेंज कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 1 0 से 1 0 खत्म होता है, इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। 9 और 6 का एलसीएम लिया तो कितना होगा, 18, 9 दूना 18 और 6 तिया 18, ठीक है। यहाँ पे 5/6, 3 दूना 5, यानी कि ऊपर में डी 5 से 5 खत्म होगा, और नीचे आपका डी, यानी कि डी की जगह पे आपका 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि वो 3 किलोमीटर की जो दूरी होगी वो उसने कवर किया था। तो राइट आंसर आप किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं इस बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 90 क्वेश्चंस जो कि x + y = 2a के बराबर लिखा गया। क्वेश्चन नंबर कितना है, 90 है, और यहाँ पे क्या लिखा गया कि x + y = 2a के बराबर लिखा गया। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है कि a/x - a, और प्लस में पूछा रहा है कि a/y - a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि x को या तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई एक को निकाल के बराबर करते हैं। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x = 2a माइनस में y कर लेते हैं। है कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a को मैं ज्यों छोड़ता हूँ, और x के जगह पे क्या करता हूँ, उतना रख लेता हूँ, यानी कि 2a माइनस में y और या माइनस में a हो जाता है, प्लस में a माइनस y माइनस a। y के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, x के जगह पे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में a आपका हो जाता है, 2 में से एक जगह तो a और माइनस में y, और यहाँ पे देखिए a y माइनस a। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, ये माइनस में, ये आपका प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप करो
एक को तो वहीं पे छोड़ देते हैं ए माइनस में वाई, लेकिन इसको क्या करते हैं हम माइनस कॉमा ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमा लें तो ये आपका माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस में वाई, यानी कि आपका माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो ए माइनस में वाई हो जाएगा और यहाँ पे साइन आपका माइनस हो जाता है। तो ये देखिए प्लस में और ये आपका माइनस में खत्म हो जाता है, क्या बचा 0। यानी करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्या कह रहा है। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन 91 ये कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ध्यान दीजिएगा, कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ये बात क्या हुई, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी कि खुद वो अपनी बात कर रही है, अपनी ही बात कर रही है, तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगी, तो वो उसकी पत्नी होगी। यानी कि कह सकते हैं कि 91 का हम ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, पत्नी होगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो वो पत्नी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा गया 24 रेशियो लिखा गया 126 और इसका जो समानुपात है वो 48:8 है। इसको बताइए कि कैसे करेंगे। क्या किया गया, सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरह से किया गया कि 5 का स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 24, तो वहीं पे 5 का क्यूब प्लस 1 बराबर 126। यानी कि जो भी हम नंबर यहाँ पे उठा रहे हैं वो यानी कि 5 को उठाया तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया, तो यहाँ पे 5 का क्यूब करके 1 जोड़ा गया। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हम वही करते हैं। अगर 7 का स्क्वायर माइनस में 1 करते हैं तो 48 आता है, तो 7 का क्यूब प्लस में 1 करेंगे तो आपका कितना होगा 343 और 1 344। यानी कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे दिया गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या लिखा गया, WTQ का जो रेशियो है वो DGJ के साथ वही है। तो हमें ये बताना है कि NKH का रेशियो जो है वो किसके साथ होगा। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो देखिए पीछे से देखें तो ये कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। तो हम आगे से देखें तो ये आपका 4 नंबर पे आता है। यानी कि अगर पीछे से देखें तो ये 4 नंबर पे, आगे से देखें तो ये 4 नंबर पे। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर से देखें तो ये 14 नंबर पे आएगा, तो पीछे से देखें तो 14 नंबर पे क्या आता है, M। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन ए को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। MPS यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, MPS। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94। क्या दिया गया, यहाँ पे एक सीरीज लिखा गया, सीरीज को लिखता हूँ 3 17 73 2 9 7 और यहाँ पे वाट है। ठीक है, तो इस पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 3 17 73 297। कैसे करेंगे, तो इस पैटर्न को समझे। तो यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह से बैठ रहा है कि 3 गुने 4 और ये आपका 5, 3 चौका 12 और 5 17। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे भी करके देखते हैं क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। 17 चौका 68 और ये 5, 17 चौका 68 5 73, बिल्कुल करेक्ट है। उस तरह से आप क्या करेंगे, 73 में हम क्या करेंगे, 4 से गुना करके 5 करते हैं। देखिए 4 3 12 और 12 5 7, 12 5 कह सकते हैं, 12 5 17 होता है, तो यानी कि लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि 297 को 4 से गुना करके 5 ऐड कर देते हैं, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 चौका 28 में अगर हम 5 जोड़े 8 5 13, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो कि लास्ट में यूनिट डिजिट इसका जो कि लास्ट में 3 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, 7 चौका 28, 28 में लास्ट में 5 जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 3। तो यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन का मिल रहा है 1193, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। 95 को क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है, अच्छा चलिए एक हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा गया 6 @ 4 @ ये आपका 7 = लिखा गया 101। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से लिखा गया, उसके बाद हम आगे को फॉलो करेंगे। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और उसी तरह से 7 का स्क्वायर 49। इन सभी को ऐड करके 101 लिखा गया, क्योंकि 6 6 कितना होता है, 6 6 12 और 12 7 21, यानी कि 1। और देखिए 4 1 5 5 3 8 और 8 2 10। ठीक है, यानी कि 101 आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो उसी तरह से किया गया, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन लास्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया, A @ 8 @ 9 और यहाँ पे 289 लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए
9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। तो अब आप बताइए कि कितना हम इसमें, अगर या तो आप इसको इन सभी को जोड़कर किसमें से घटा लेते हैं तो भी हमारा आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या ऐसा वैल्यू को पुट करें कि इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा 289 आ जाए। तो अगर हम ऑप्शंस नाम को देखें तो देखिए 4 1 5, 5 हो जा रहा है, 5 में 4 जुड़े तो आ जाएगा हमारा 9, यानी कि 4 कहने का मतलब क्या हुआ कि 144 अगर हम रखते हैं, यानी कि यहाँ पे 144, तो 144 किसका होता है, 12 का होता है। इस तरह से नहीं करना चाहते तो इन सभी को जोड़ करके क्या करेंगे, 289 में से भी घटा लेंगे तो 144 आ जाएगा, और 144 का मतलब 12 का। ठीक है, तो राइट आंसर हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, जो कि 12 करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक शब्द लुप्त है, तो दिए गए विकल्प में से सही को पूरा करें। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एस लिखा गया, रेन लिखा गया, अलाइव लिखा गया, अस्टेबल लिखा गया, और लास्ट में से पूछा रहा कि क्या होगा। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, यस में 3 लेटर है, रेन में 4 लेटर है, अलाइव में 5, सबटैल में जो कि 6 लेटर है, उसके बाद क्या करेंगे 1 लेटर आगे बढ़ा देंगे 7 लेटर। 7 लेटर वाला एयरपोर्ट दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आपका एयरपोर्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक आपके पास फिगर लिखा गया। ठीक है, और इस फिगर को मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 97, और ये फिगर क्या बहुत ही थोड़ा सा, चलो इस फिगर को बना लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से, और पूछा जा रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको गिन करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, कैसे गिनेंगे, तो देखिए सबसे पहले छोटे वाले खाने को गिनते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो हो जाता है, ऐसे 6 हो जाता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस चीज़ को देखें तो देखिए अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 7 8 9 और ये आपका 10 हो गया यहाँ पे, लेकिन 3 यहाँ पे है, 10 11 12 और ये आपका 13, यानी कि टोटल अब हमारे पास 13 हो गया। 13 होने के बाद क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला 13 1 14 ये हो जाता है, और ये आपको देखें तो एक 15, ठीक है 15 हो जाता है, यानी कि टोटल हमारे पास 15 हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो 15 के बाद आप यहाँ पे देखिए 15 और एक 16, और ये आपका टोटल एक हो जाता है 17, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारा 17 हो जाता है। लेकिन फिगर मैंने थोड़ा सा इसको रेक्टेंगल के थ्रू बना दिया, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस फिगर को देखिएगा तो ये आपका टोटल स्क्वायर आता है। क्लियर, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लुप्त संख्या क्या होगी, यानी कि सबसे पहले हम इस जो कि मैट्रिक्स दिया गया, इस मैट्रिक्स को मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखा गया 3 12, कुछ इस तरह से लिखा गया। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा, इस मिसिंग नंबर के जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा। तो अगर इस चीज़ को आप ध्यान से करिएगा तो देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पे बस ट्रिपलेट फॉलो किया गया। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, 12 13 5 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, तो 24 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि करेक्ट आंसर आप यहाँ का क्या करोगे 25, जो कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे 25, ये हमारा ट्रिपलेट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बना लेता हूँ, चलो यहीं पे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 99 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो कि 4 संख्याएं दी गई हैं और इन सभी में एक गलत है, यानी कि विषम को चयन करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया 43 12 लिखा गया, लेकिन दूसरे में देखें तो 42 16 लिखा गया, तीसरा को देखें तो 92 18 लिखा गया, और चौथा देखें तो 36 18 लिखा गया। तो इस चीज़ को ध्यान से देखो कि 4 तिहाई 12 होता है कि नहीं होता है, 9 दूना 18 होता है कि नहीं होता है, 6 तिहाई 18 होता है कि नहीं, लेकिन इसमें देखिए आप फॉलो नहीं करेगा, 4 दूनी यहाँ पे 8 होने चाहिए, लेकिन ये आपका 16 लिखा गया। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी गलत है, यानी कि विषम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रवि का जन्म 15 अगस्त को हुआ था और उस दिन बृहस्पतिवार था, यानी कि थर्सडे था। तो बताने कि उस महीने में कितने शुक्रवार थे। तो हम ये मान करके चलते हैं कि अगर 15 तारीख को कौन सा दिन था, थर्सडे था। ठीक है, थर्सडे था, तो इसके बाद 16 तारीख को फ्राइडे होगा, और आपको पता है कि हर 7वें दिन के बाद रिपीट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो आपका होगा 16 तारीख से पहले जो कि 7 दिन अगर हम घटाते हैं तो ये कह सकते हैं कि कितना 9 7 16, 9 तारीख को आपका एक फ्राइडे होगा और 1 तारीख को फिर से आपका फ्राइडे होगा। ठीक है, यानी कि हाँ
कोई दिक्कत, सॉरी 2 तारीख होगा ना, 2 7 9, तो 2 7 तारीख 2 को होगा, 2 को फ्राइडे, 9 को फ्राइडे, 16 को फ्राइडे, यहाँ पे 3 फ्राइडे, और 16 में कितना 7 को ऐड करेंगे तो 16 7 23 को फ्राइडे एक आ जाएगा, और उसके बाद 7 और जोड़ेंगे तो 30 तारीख को एक फ्राइडे आएगा। तो एक यहाँ पे 3 4 और 5, टोटल इसमें 5 फ्राइडे होंगे। कोई दिक्कत? तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में ऑप्शन नंबर हम इसको सी को टिक करेंगे फिलहाल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये मॉक टेस्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के रोजाना मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।